हेलो एवरीवन, मैं शिवांग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिकोडर्स पे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सुपर 30 सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग ने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया सुपर 30 सीरीज और उसके हमको बहुत अच्छे परिणाम मिले। आप लोग अपने सीनियर से भी कंसल्ट कर सकते हैं सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के कि उनको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कैसे हम लोग उनको टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सुपर 30 सीरीज जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यहाँ पे आपको 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के मिलेंगे, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, आंसर्स कैसे लिखने हैं ये भी सिखाया जाएगा, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में। बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इस सब्जेक्ट में क्योंकि अच्छे से आंसर्स आप लोग नहीं लिखते हो, इस कारण से आपको नंबर गेन नहीं हो पाते। सबसे ज्यादा मोस्ट गेनिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करे जा सकते हैं, लेकिन कुछ कमियों के कारण आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। तो इसी कमी को दूर करने के लिए हम लोग सुपर 30 सीरीज लाए हैं। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। तो हम लोग का बेसिक पार्ट आ गया कि कैसे कोर्स लेना है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो है हमारा, इसके 4 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट जो इसका है वो है डिफाइन एन एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम क्या होता है। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, उसको कैसे यूज किया जाता है, और ऑटो स्टोरेज क्लास का क्या यूज है हमारे सी में, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, एल्गोरिदम इज अ प्रोसेस और अ सेट ऑफ रूल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन और सम अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशन स्पेशली बाय अ कंप्यूटर। एल्गोरिदम बेसिकली हमारा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो ये स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक। अब आप कहोगे कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन तो प्रोग्राम भी होता है, तो हम एल्गोरिदम क्यों लिखते हैं, है ना। तो एल प्रोग्राम और एल्गोरिदम में थोड़ा डिफरेंस होता है। एल्गोरिदम जो हमारा लिखा जाता है ये हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है ना, जो ह्यूमन की क्लोज होती है, जिसको ह्यूमन आसानी से समझ पाते हैं। कोडिंग में तो आप मशीन ऐसी लैंग्वेज लिखते हो जो कि हमको प्रोग्रामिंग के लिए दी जाती है, प्रोग्राम रिलेटेड लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, या हम कहते हैं कि जो प्रोग्रामिंग के लिए स्पेशली डिजाइंड है ना। तो वो उस लैंग्वेज का आप वहाँ पे सिंटैक्स का यूज़ करते हो, जो सिंटैक्स प्रिस्क्राइब्ड होता है। लेकिन जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो जिस भाषा में हम लोग आपस में बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज में अगर हम किसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना चाहें तो उस केस में हमारा एल्गोरिदम का यूज़ होता है। ठीक। एल्गोरिदम हमारा मोर टूवर्ड्स द ह्यूमन लैंग्वेज होती है, जिसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अभी हम लोग आसानी से इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये सेट ऑफ रूल्स होती है रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन और सम अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशन स्पेशली बाय द कंप्यूटर। Formal definition of algorithm is that it contains finite set of instructions which are being carried in specific order to perform specific task। यानी कि एल्गोरिदम जो होती है उसके अंदर फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कैरीड आउट होते हैं किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, और जिसकी हेल्प से हम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। यानी कि एल्गोरिदम हमारे फाइनाइट स्टेप्स होते हैं। फाइनाइट स्टेप्स यानी कि हमारे एल्गोरिदम में सीमित नंबर ऑफ स्टेप्स होने नेसेसरी हैं। ठीक। जैसे कि एल्गोरिदम हम केवल कंप्यूटर में ही एल्गोरिदम नहीं लगा बनाते। अगर हम लोग चाय भी बना रहे हैं तो उसमें भी हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करना है, पहले पानी डालेंगे फिर चीनी डालेंगे, है ना। तो ये सब चीजें अगर हम लोग सिंपल अपनी भाषा में लिखते हैं तो वो हमारा एल्गोरिदम होता है। अगर आप खाना बनाने की रेसिपी देखो तो वो हमारा एक तरीके का एल्गोरिदम है ना, क्योंकि वहां पे एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, एक चाय बनाई जा रही है, वो भी एक तरीके का फूडी बेवरेज ही तो है ना। इट इज नॉट द कंप्लीट प्रोग्राम और कोड, ये हमारे किसी तरीके का कंप्लीट प्रोग्राम और कोड नहीं होता। इट इज जस्ट अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ये एक तरीके का सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम का, जो हमारी बोले जाने वाली भाषा में लिखा जाता है। विच कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर इन एन इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन, जो कि मैं कह रहा हूं, यूजिंग फ्लो चार्ट और सूडो कोड। इसको हम लोग और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से और सूडो कोड की हेल्प से भी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम आए तो हमारा है इनपुट। पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारा इनपुट, कि हम चाहते हैं, अगर चाहें तो हम अपने प्रोग्राम में या अपने एल्गोरिदम में कुछ इनपुट दे सकते हैं। जैसे चाय बना रहे हैं, तो चाय बना रहे हैं तो हमने कितने ml पानी डाला, कितनी चीनी डाली, कितनी चाय पत्ती डाला, ये सब इनपुट दिए जा रहे हैं। ठीक।
जिस भगोने में या पतीले में हम लोग बना रहे हैं उसमें हम लोग इनपुट दे रहे हैं, गैस उसको पका रही है ना, तो ये सब चीज़ें इनपुट के तौर पे काम कर रही हैं। तो हो सकता है कि हम अपने प्रोग्राम में या अपने एल्गोरिदम में कुछ इनपुट दें, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ इनपुट ना भी दें। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप इनपुट दो ही, आपको आउटपुट ऐसे भी मिल जाता है ना। तो एक हमारा इनपुट होना नेसेसरी है, ठीक। फिर आता है आउटपुट, मतलब इनपुट होना इन द सेंस, मेरा मतलब ये कि हमको ऐसा इनपुट देने लायक होना चाहिए, है ना। इनपुट हो सकता है। आउटपुट, वी विल गेट वन और मोर आउटपुट एट द एंड ऑफ एन एल्गोरिदम, यानी कि हमारे पास इनपुट हम भले दे ना दे, लेकिन हमको आउटपुट एक मिलना ही मिलना चाहिए। अगर किसी चीज़ से हमको कोई आउटपुट मिल ही नहीं रहा तो हम उस चीज़ को बना क्यों रहे हैं, है ना। उसका क्या यूज़ है, कोई यूज़ नहीं है। तो हम उसको नहीं बनाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो टाइम वेस्ट कर रहा है, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारा आउटपुट मिलना हमको ज़रूरी है, एक आउटपुट तो मिनिमम मिलना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है अनएम्बिग्यूटी, ठीक। एन एल्गोरिदम शुड बी अनएम्बिगुअस, विच मीन्स दैट द इंस्ट्रक्शन इन एन एल्गोरिदम शुड बी क्लियर एंड सिंपल। यानी कि अनएम्बिगुअस, यानी कि एम्बिग्यूटी क्या होती है, जब आपको एक वर्ड के या एक चीज़ के दो मतलब मिलने लगे, टू मीनिंग्स। तो होता क्या है कि हमारा कंपाइलर, क्योंकि उसके पास ब्रेन नहीं होता है ना, तो वो एक जगह जाके फंस जाता है कि मैं इस पाथ पे जाऊं या इस पाथ पे जाऊं। तो ये जो सिचुएशन है जहां पे वो फंस जाता है, उस सिचुएशन को हम एम्बिग्यूटी कहते हैं। एम्बिग्यूटी, जहां पे उसको एक से ज़्यादा पाथ मिलता है। तो हमें अपना एल्गोरिदम ऐसा बनाना है कि भैया हमारा एल्गोरिदम जो है, हमारा प्रोग्राम जो है वो फंसे ना, क्योंकि अगर वो फंस जाएगा तो वहाँ पे वो हैंग कर जाएगा, वहीं पे हमारा कंप्यूटर हैंग कर जाता है। तो हमें उससे बचाना है। तो इस कारण से हमारा एल्गोरिदम जो है वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए। फाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस मतलब कि हमारे एल्गोरिदम में जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पे कोई एल्गोरिदम काम नहीं करती, है ना। आप खुद ही सोचो कि आप एल्गोरिदम बना रहे हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है ना। जब एल्गोरिदम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स किए तो प्रोग्राम कितना बड़ा होगा ये सोचो, है ना। तो हमारे इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एल्गोरिदम में होने नेसेसरी है। इसके बाद आते हैं इफेक्टिवनेस। हमारा एल्गोरिदम जो है वो उसका कुछ ना कुछ हमको आउटपुट दे, उसका कुछ मतलब इफेक्टिव एल्गोरिदम हो, उससे हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले, है ना। अब हम अपने प्रोग्राम में लिख रहे हैं, हमको ए प्रिंट कराना है, तो ए हमने यहाँ लिखा और ए हमको यहाँ पे प्रिंट होके भी मिल जा रहा है, तो इसका क्या ही मतलब हो रहा है। हम लोग ए तो डायरेक्टली लिख ही ले रहे हैं, तो हमको यहाँ प्रिंट कराने का क्या मतलब, जब हम सामने से लिख ही ले रहे हैं, है ना। तो इस तरीके की एल्गोरिदम जो कि हमको कुछ एफिशिएंसी या इफेक्टिव ना हो, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम और समय और जगह ना बचाए, हमारा काम को आसान ना करे, तो उस एल्गोरिदम को बनाने का कोई यूज़ नहीं होता। तो इस कारण से हम कहते हैं कि हमें एल्गोरिदम ऐसे डिज़ाइन करनी चाहिए जिससे जो कि इफेक्टिव हो, जिससे कि हमको कुछ अच्छा आउटपुट मिले और हमारा टाइम बचे। Language dependence. An algorithm must be language independent so that instruction in an algorithm can be implemented in any of the language with the same output. लैंग्वेज की यहाँ पे बात हो रही है, जैसे कि सी लैंग्वेज, पाइथन, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस जो आप पढ़ते हो डेली बेसिस पे, है ना। तो हमारी जो एल्गोरिदम होती है, वो एल्गोरिदम जो होगी वो किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करेगी। हाँ, वो एल्गोरिदम को सारी लैंग्वेज इंप्लीमेंट कर सकती है अपने अपने तरीके से, लेकिन कोई भी एल्गोरिदम जो होगी वो लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होगी, ठीक। ये हमारे कुछ थे कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गोरिदम के। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है एग्जाम्पल एल्गोरिदम का, जैसे हमको a प्लस बी ए इंटू बी कराना है। तो ये देखिए, ये हमारी एल्गोरिदम लिखी गई है, जो कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। यहाँ पे कोई भी कोडिंग की भाषा का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक। इसके बाद आते हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर इन सी आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस कॉन्स्ट्रेंट्स। जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, जो इसको हम सी में यूज़ करते हैं, वो हमारे क्या करता है, मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स आइदर 0 और 1। लॉजिकल ऑपरेटर हमको 0 या 1 देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन रिजल्ट्स ट्रू और फॉल्स। ये डिपेंड करता है हमारे एक्सप्रेशन पे कि हमको ट्रू मिलेगा कि फॉल्स मिलेगा। In C programming, for decision making we use logical operations. We have three major logical operators in the C language. जब हमको डिसीजन मेकिंग या किसी तरीके का डिसीजन हमको लेना रहता है, हम चाहते हैं हमारा प्रोग्राम खुद से डिसीजन ले ले, हमें ना उसमें इन्वॉल्व करे, हमारे प्रोग्राम के अंदर सोचने समझने की क्षमता आ जाए, एक तरीके से वो खुद से डिसीजन ले पाए, तो उस केस में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं।
तो 3 हमारे मेजर लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। एक्सऑर भी होता है लेकिन ज़्यादातर यूज ये 3 ही किए जाते हैं। तो यहाँ से मैं 2 ठो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बाकी के 2 आप लोग खुद से समझना। अब देखिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इफ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। आप लोग अभी गेट्स के बारे में पढ़े होंगे डिजिटल की क्लास में। तो एंड ऑपरेटर क्या करता था, एंड गेट क्या करता था, जब दोनों आउटपुट 1 होते थे तो हमको वहां पे आउटपुट 1 देता था, अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाता था तो वो हमको आउटपुट 0 देता था। वही केस यहाँ पे है। देखिए जब हमको दोनों कंडीशंस ट्रू मिल रही हैं तो हमको आंसर यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। कोई एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हमको यहाँ पे आंसर फॉल्स मिल रहा है। वही काम हमारा यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर कर रहा है। कंडीशन 1 सिंटैक्स कैसे लिखना है हमको, कंडीशन 1, कंडीशन 2 बेसिकली ये इफ के साथ यूज किया जाता है, वाइल के साथ यूज कर सकते हैं, वेरियस जगह पे यूज करे जा सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ इनको हम सबको यूज करते हैं। कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 यानी कि जब ये ट्रू होगा और ये ट्रू होगा, जैसा कि आप सभी जानते हो कि सी में जब हमारा कंडीशन कोई ट्रू होता है तो वो हमको नॉन जीरो वैल्यू देता है यानी 1 देता है। ठीक, अगर दोनों 1 आ रहा है तो हमारा ये जो इफ का स्टेटमेंट हमने लिखा है ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया A10 B20, जो देखिए यहाँ पे ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज हो रहा है और यहाँ पे 2 कंडीशन है, कंडीशन 1 और ये है कंडीशन 2। कंडीशन 1 क्या सही है, बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो ये हमको 1 देगी। क्या कंडीशन 2 भी सही है, हाँ ये भी सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही, तो ये भी हमको 1 देगी। तो ये दोनों अगर हमारा ट्रू है तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा, बोथ वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0, ये हमको प्रिंट होके आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि b की वैल्यू हमारी 0 है तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा और ये हमको 0 देगा। तो जब ये हमको 0 देने लगा तो यानी कि ये एंड ऑपरेटर जो है ये क्या करेगा, ये हम इफ को फॉल्स कर देगा और हमको एल्स पे पहुंचा देगा और हमारा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग लॉजिकल और ऑपरेटर पे। तो और जैसे और गेट काम करता था वैसा ही यहाँ पे और ऑपरेटर काम करता है, यानी कि अगर कोई भी इनपुट हमारा 1 है तो हमको आउटपुट में 1 मिलेगा। ठीक, ये सिंपल इसका केस है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सही है तो हम इफ के साथ इसको यूज करेंगे तो हमको आउटपुट मिल जाएगा, 1 मिलेगा, यानी कि हम इफ के अंदर जाके अपना स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू -1 दे दी गई है, b की वैल्यू 20 दी गई है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये वाला कंडीशन हमारा फॉल्स है और ये वाला कंडीशन हमारा ट्रू है, यानी कि यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है। तो और ऑपरेटर का तो यही बात है कि अगर कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारा आउटपुट सही है, यानी कि इफ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट हमको यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक, अगर दोनों फॉल्स होते तो हम एल्स वाले पार्ट पे चले जाते और हमारा ये वाला स्टेटमेंट रन होता। ठीक, इसके बाद आते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, अगर हम लोग नाम से ही समझे तो ये बिट बाय बिट काम करता है। ठीक, यानी कि बिट बाय बिट। अच्छा, मैं आप थोड़ा सा क्वेश्चन अगर पूछूं यहाँ पे, तो बाइट का क्या मतलब है, बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। ठीक, तो ये हमारा बिट हमारा एक सबसे स्मॉलेस्ट ऐसा यूनिट होता है जो कि हमारे हमारे कंप्यूटर का बेसिकली वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उससे छोटा कुछ नहीं होता। होता है वैसे निबल भी हम कह सकते हैं। निबल क्या होता है, निबल इक्वल्स टू 4 बिट्स होता है। हाफ बाइट को हम निबल भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक, लेकिन बिट को हम कहते हैं कि बिट हमारा सबसे छोटा यूनिट होता है, एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है। ठीक, 4 बिट्स से निबल बन जाता है, 8 बिट्स से बाइट बन जाता है। ठीक, we use bitwise operator in C language to perform operations on the available data at a bit level, यानी कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल लेवल पे जब हम काम करना चाहते हैं तो हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं, बिट के लेवल पे काम करना। Thus performing a bitwise operation is also called bit level programming। bit level programming भी इसको कहा जाता है।
इट इज मेनली यूज्ड इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, ये न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में यूज किया जाता है क्योंकि ये कैलकुलेशन को फास्ट कर देता है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स, दैट इज 0 और 1। बाइनरी में हमारा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे केवल 0 और 1 पे काम करता है, तो 0 और 1 केवल 2 डिजिट हैं। अगर 2 डिजिट पे हम लोग काम कर रहे हैं तो वो हमारा थोड़ा वहां पे काम जल्दी होने की संभावना होती है। ठीक, अब यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर की बात करें तो बहुत सारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, एक एक करके थोड़ा सा हम लोग सबके बारे में डिस्क्रिप्शन जानते हैं। बिटवाइज एंड, तो एंड का सिंपल, अभी लॉजिकल एंड जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पे 2 एंड थे, यहाँ पे अब एक ही एंड आ गया। ठीक, ए एंड बी, ए एंड बी यानी कि रिटर्न्स वन ओनली इफ बोथ द बिट्स आर 1। इसका भी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे कैसे कैसे होता है। सिंपल वही है, गेट्स वाले ऑपरेशन ही है ना, रिटर्न 1 और ऑपरेटर रिटर्न 1 ऑफ द बिट्स इफ, अगर कोई एक भी बिट यहाँ पे ए या बी में 1 आता है तो वो हमको 1 देगा। ये निगेशन का सिंबल है, ये कॉम्प्लीमेंट कर देता है, पलट देता है, नॉट ऑपरेशन। ठीक, एक्सऑर रिटर्न 0 इफ बोथ द बिट्स आर सेम एल्स 1, यानी कि ये भी एक्सऑर गेट की तरह काम कर रहा है। शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में अभी हम लोग अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए एंड ऑपरेटर, यहाँ 6 एंड 3 लिखा गया है और आंसर 2 आया है। कैसे 6 एंड 3 का आंसर 2 आ गया? यहाँ पे देखिए, जब हम लोग 6 लिख रहे हैं तो 6 का अगर हम लोग बाइनरी में करते हैं तो 110 होता है, और जब हम लोग जब 3 को लिखते हैं बाइनरी में तो हमारा होता है 011। ठीक, जब हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो 1 एंड 0, जब एक भी आउटपुट हम एक भी इनपुट हमारा 0 है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 0। यहाँ दोनों है तो यहाँ 1 और यहाँ एक 0 है तो यानी 0। अब इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, जो कि यहाँ पे लिखा। ठीक, अब इसके बाद आते हैं और में। तो और में क्या है? और में हमारा और ऑपरेशन काम करता है। 10 लिखा हुआ है तो 10 को अगर हम सिंपली बाइनरी में लिखते हैं तो 1010 1010 यहाँ पे भी आ जाएगा। और ऑपरेशन यहाँ पे देखिए 00 तो 0, 11 पे 1, 0 1, और गेट का ऑपरेशन है तो आंसर हमारा 10 आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। एक्सऑर में क्योंकि दोनों इनपुट हमारे सेम होते हैं जहां पे भी, तो वहां पे आंसर हमको 0 मिलता है। तो अगर हम यहाँ सिंपली देखें 2 को हम लिखेंगे 010 010। अब देखिए यहाँ पे दोनों जगह सेम इनपुट्स आ रहे हैं तो सेम इनपुट पे एक्सऑर हमारा 0 देता है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो ये भी हमारा एज सिंपल एज दैट होता है। जब हम 9 का निगेशन करते हैं तो हमको -10 मिलता है। ठीक, ये आप सिंपली याद कर लो। -1 का निगेशन, सॉरी 0 का निगेशन -1, 1 का निगेशन -2, 2 का निगेशन -3, ऐसे ये काम करता है। इसके पीछे थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा, इस कारण से मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब आता है यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। लेफ्ट शिफ्ट, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना क्वेश्चन को। यहाँ पे जब हम जाएं तो यहाँ पे अगर हम लिखें 10 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो पहले हम 10 को क्या करेंगे, इसको हम सिंपली कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1010, और फिर यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट 2, यानी कि आप 2 बिट को खसकाओ, कहाँ? लेफ्ट में खसकाओ। तो लेफ्ट में जब हम इसको खसकाएंगे तो आ जाएगा 10, और यहाँ पे 00 ऐड हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 00 ऐड हुआ तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 यानी कि हमारा 32 प्लस 8, और इसका आंसर आ जाएगा हमारा 40। ठीक, तो ये शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट का ये काम हमारा होता है। ठीक, यहाँ देखिए 40 आ गया। अब जब हम राइट शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो राइट शिफ्ट भी आप देख लो सिंपली, 10 को हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1010, राइट शिफ्ट 2। तो अब इसमें क्या होगा कि आप जितना भी यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है आप सिंपली उसको यहाँ से डिस्कार्ड कर दो। जब हमने यहाँ से डिस्कार्ड किया तो हमारे पास बचा केवल 10। ठीक, 10 बेस 2 में है, इसको जब हम कंपेयर उसमें कन्वर्ट करेंगे जब डेसिमल में तो इसका आंसर आ जाएगा 2, जो कि हमारा यहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा है। तो ये थे हमारे बिट वाइज ऑपरेशंस, ये काम कैसे करते हैं इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे देखिए ये हमारा एक कोड है, इस कोड में देखिए यहाँ पे और ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है बिटवाइज, और यहाँ बिटवाइज एंड है, यहाँ पे निगेशन है, यहाँ एक्सऑर है, यहाँ राइट शिफ्ट, और यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन काम कर रहा है, इन अ कोड काम कर रहा है। ठीक,
इसका आउटपुट कैसे आएगा, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। ये भी आप लोग खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये भी आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे, जो कि है हमारा स्टोरेज क्लासेस के बारे में। तो सी में जब हम बात करते हैं स्टोरेज क्लासेस की, तो हमारे पास 4 स्टोरेज क्लासेस होती हैं। स्टोरेज क्लासेस बेसिकली हमारी किस लिए यूज करी जाती हैं, ये हमारे किसी भी वेरिएबल का लाइफ टाइम, विजिबिलिटी, मेमोरी लोकेशन एंड इनिशियल वैल्यू बताती है। किसी भी किसकी वेरिएबल की, ये ध्यान रखना कि किसी भी वेरिएबल की अगर हमको लाइफ टाइम यानी कि उसका क्या लाइफ है, क्या स्कोप है, क्या विजिबिलिटी है, कहाँ तक उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो कब तक मेमोरी में रहेगा, ये लाइफ टाइम बताता है। कहाँ कहाँ उस वेरिएबल को यूज किया जाता है, ये विजिबिलिटी बताता है। कहाँ पे वो मेमोरी लोकेशन पे है, ये बताता है हमारा मेमोरी लोकेशन। और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, ये हमको, ये सारी चीजें, ये चारों चीजें हमको कहाँ पता चलती हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज क्लासेस पता चलती हैं। 4 तरीके की स्टोरेज क्लासेस होती हैं, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक एंड रजिस्टर स्टोरेज क्लास। अब हम एक एक करके सबको थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो जब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की, तो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर एलोकेटेड मेमोरी ऑटोमेटिकली एट रन टाइम। यानी कि जब हम किसी भी कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं अपने प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल मैंने int मेन यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया int a। तो जब हम किसी भी ब्लॉक के अंदर कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट हमारा ऑटोमेटिक होता है, यानी ऑटो होता है। ठीक, हम लोग लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट होता ऑटो ही है। Visibility of automatic variable is limited to the block in which they are defined। यानी कि ये देखिए, ये अगर एक ऑटो वेरिएबल है तो ये इस ब्लॉक में बना है, तो ये केवल इसी ब्लॉक में काम करेगा। इसको हम लोग लोकल वेरिएबल भी कहते हैं। द ऑटोमेटिक वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड टू गार्बेज बाय डिफॉल्ट। अगर हम इस ए में कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं और यहाँ पे printf करा दे रहे हैं, इस ए को प्रिंट करा दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, गार्बेज वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर हम इस ए में कुछ वैल्यू दे रहे हैं 10, तो फिर हमको यहाँ पे प्रिंट कराने पे 10 मिल जाएगा। द मेमोरी असाइन टू ऑटोमेटिक वेरिएबल गेट्स फ्रीड अप अपॉन द एग्जिटिंग फ्रॉम द ब्लॉक। यानी कि जब हम इस ब्लॉक से, यहाँ से जब हमारा ये ब्लॉक खत्म हो रहा है इस पोजीशन पे, तो ये वाला जो हमारा मेमोरी लोकेशन है, वेरिएबल जहाँ पे उसको पॉइंट, जिस मेमोरी को वो पॉइंट कर रहा है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हमारा एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है ए, इसका एड्रेस है 102। तो इस पोजीशन पे जो हमारा 10 है, ये जब हम इस ब्लॉक को पार करेंगे तो ये मेमोरी हमारी खाली हो जाएगी, इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। द कीवर्ड यूज्ड फॉर डिफाइनिंग ऑटोमेटिक वेरिएबल इज ऑटो। ऑटो कीवर्ड का यूज करके हम लोग ऑटो वेरिएबल को बनाते हैं। लेकिन सी में अगर हम चाहें तो वो बाय डिफॉल्ट हमारे खुद से ही ऑटोमेटिक वेरिएबल बन जाते हैं, अगर वो किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए 4 तरीके के जो हमारे स्टोरेज क्लासेस होती हैं। पहला होता है ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर। ये 4 हमारे स्टोरेज क्लासेस हैं। इनका सबका स्टोरेज प्लेसेस क्या हैं ये देख लीजिए। रैम इनिशियली अगर हम नहीं देते हैं तो ऑटो हमारा गार्बेज हो जाता है, एक्सटर्न 0, स्टैटिक 0 और रजिस्टर स्टोरेज क्लास में भी हमको गार्बेज वैल्यू मिलती है। स्कोप लोकल होता है, ये ग्लोबल होता है। ग्लोबल यानी कि शुरुआत से अंत तक पूरे प्रोग्राम में एक्सटर्न वेरिएबल अगर हम बनाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, तो वो पूरे प्रोग्राम में उसका लिमिटेशन होता है, वो विद इन अ ब्लॉक नहीं होता। ऑटो विद इन अ फंक्शन होता है। स्टैटिक टिल द एंड ऑफ मेन प्रोग्राम, रिटेन्स वैल्यू बिटवीन द फंक्शन कॉल्स। इसके बारे में हम लोग आगे डीप में डिस्कस करेंगे। रजिस्टर विद इन द फंक्शन, यानी कि जैसे हमारा ऑटो है वैसा ही रजिस्टर होता है। रजिस्टर थोड़ा सा फास्ट होता है, ऑटो थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि ये रजिस्टर मेमोरीज में स्टोर किया जाता है। ठीक, इसके बाद ये है हमारा एक प्रोग्राम ऑटो, हमारा स्टोरेज क्लास से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए ये INTA है, ये इसको हमने ऑटो बनाया है। यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब कि ये ऑटो वेरिएबल है, ऑटो स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है। सिंपली जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, ABC तीनों ही ये हमारे ऑटो स्टोरेज क्लास के हैं, तो यहाँ पे हमको गार्बेज वैल्यूज मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा INTA है, 10 है, I है, और यहाँ पे प्लस प्लस है, यानी कि ये यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, जो कि वैल्यू को 1 प्लस कर देता है। ठीक, अच्छा देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि INTA लिखा है, ठीक, ये A10 है। यहाँ पे हमने जब इसको प्रिंट कराया तो यहाँ पे ये सिंपली 11 प्रिंट होकर हमको मिल जाएगा। अब इस ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक बना गया और यहाँ पे A की वैल्यू 20 कर दी गई। ठीक,
a की वैल्यू 20 करने के बाद यहाँ पे हमने लूप चलाया 0 से लेके 3 के पहले तक, यानी कि 2 तक, 0 से 2 तक लूप चलाया और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कराया। तो 0, 1 एंड 2 यानी कि 3 बार ये हमको क्या प्रिंट करके देगा? 20। 20 क्यों देगा, 11 क्यों नहीं देगा? क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे दोबारा से a को डिक्लेयर किया गया है और इसकी वैल्यू 20 करी गई। ठीक, तो इस वाले ब्लॉक के अंदर a की वैल्यू 20 रहेगी और यहाँ पे हमारी 3 बार हमको 20 प्रिंट होके मिल जाएगा। सबसे पहले 11 प्रिंट हुआ, फिर 3 बार 20 प्रिंट हुआ। जैसे ही इस ब्लॉक से बाहर निकलते हैं ये a जो है इसकी कहानी खत्म हो जाती है, ये मेमोरी से डिलीट हो जाता है। अब जब हम a को कह रहे हैं भैया a प्रिंट हो, तो ये पुराना वाला a जो कि यहाँ पे था अब वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 11 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो ये था हम लोग का आज का लेक्चर जिसमें हम लोग ने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। आपके कोई डाउट्स हो आप लोग हम लोग को कमेंट में पूछ सकते हो। कोर्स आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अगर आज से ही 3-3 क्वेश्चन डेली पढ़ना चालू कर दोगे तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि अगर बाद में करोगे तो आपके लिए ही हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरे पूरे क्वेश्चंस जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो हमारी सीरीज से बिलोंग करेंगे। सो थैंक यू फॉर